Hello Joe, welcome back to the channel. I hope you all are good. So today we are going to start a new topic of this chapter, which is subtopic 3.2, Hunger, Hardship and Popular Revolt 1830 to 1848. So आज का ये टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं और जो आज हम बात करेंगे 1830s और 1848 के दौर की, जब पूरे यूरोप में लोग भूख, गरीबी और गुस्से से परेशान थे। अच्छा, इमेजिन करो अगर खाने की कीमत अचानक से एकदम बढ़ जाए, आसमान छू जाए, तो क्या आम जनता उसे अफोर्ड कर पाएगी? उस टाइम आम जनता क्या करेगी? क्रांति करेगी। बस यूरोप में भी वही हुआ था, क्रांति हुई थी। चलिए आज इसी 10-15 मिनट की वीडियो में समझते हैं, ठीक है। सो शैल वी स्टार्ट? ओके, तो बच्चों सबसे पहली जो हेडिंग आप देख रहे हो यहाँ पे 1830s एंड एरा ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप, ठीक है। यूरोप में 1830 के दौर बहुत बुरे थे। क्यों? इसके 4 बड़े रीज़न हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे और ये याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला रीज़न पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब इसमें क्या था कि इंक्रीज़ हुई थी पॉपुलेशन। 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में यूरोप की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से क्या थी, बढ़ गई थी। अब पॉपुलेशन बढ़ी तो क्या हुआ, नौकरी ढूंढने वाले बहुत ज़्यादा हो गए और एम्प्लॉयमेंट बहुत कम, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या था, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। जब गांव, रूरल के लोग सारा काम नहीं मिला तो लोग शहरों की तरफ भागने लगे। इसकी वजह से शहरों पे ओवर क्राउडेड स्लम, मतलब कि इसके कहते हैं गंदी बस्तियाँ, बहुत ज़्यादा बस्तियाँ बनने लगीं, ठीक है, जहाँ रहना बहुत मुश्किल था। तीसरा क्या है, स्टफ इंडस्ट्रियल कंपटीशन। अब क्या है, टाउन के जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। पहले ही क्या था कि वहाँ से सस्ते मशीन मेड कपड़े यूरोप के मार्केट में आने लगे थे। अब भला एक बात बताओ, हाथ से बने हुए कपड़े और मशीन से बने हुए कपड़े में कोई मुकाबला है? ऑब्वियस सी बात है, कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। तो उसमें दिक्कत आई थी। अब यहाँ पे क्या था, फ्यूडल बर्डन एंड फूड स्टोरेज। यहाँ क्या था कि यूरोप के जिन इलाकों में अभी भी एरिस्टोक्रेसी क्या बताया था, राजा महाराजा और अमीर लोग जिनके पास कह लो कि पैदाइशी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है, समझ लो, अमीर होते हैं वो, उन्हीं को कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। जो पावरफुल थे, वहाँ किसान अभी भी कर्ज़ के बोझ से दबे हुए थे, उन्हें फ्यूडल देना पड़ा था। फ्यूडल मतलब लगान, ठीक है। और राइज इन फूड प्राइस। अब भाई फूड प्राइस में राइज, अब मेन इसे कहेंगे कि भाई सोने पे सुहागा। अगर किसी साल जैसे फसल ख़राब हो गई तो फूड प्राइस जो होता है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। और पूरे शहर और गांव में क्या होती है कि बहुत भयंकर गरीबी फैल जाती है। आप समझे? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्या, इकोनॉमिक हार्डशिप, कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप, ठीक है। तो ये याद रखना। अब हम लोग आते हैं दूसरे पार्ट पे। वैसे पार्ट ये दूसरा नहीं है, ये है रिवॉल्यूशन ऑफ 1848, पॉपुलर रिवॉल्ट इन पेरिस। ओके, तो बच्चों ये जो साल था ये एकदम तबाही वाला साल था। ऐसा क्यों भाई? पेरिस में 2 सबसे बड़ी दिक्कतें एक साथ आई थी। पहला क्या था, फूड स्टोरेज। दूसरा क्या था, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लोग इतने गुस्से में आ गए थे कि पेरिस की आम जनता सड़कों पर बैठ गई थी। उन्होंने क्या किया, जगह जगह
वो बैरिकेड लगा दिए, खड़े कर दिए। हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क थे, लुईस, बताया था ना मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क वहाँ के कौन थे, लुईस फिलिप्स, उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। जी हाँ, उन्हें क्या करना पड़ा था, अपनी जान बचा के भागना पड़ा था। राजा के भगाते ही वहाँ की जो नेशनल असेंबली ने एक बड़ा डिसीजन लिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया। और उन्होंने 2 बड़े राइट्स भी दिए। वो राइट्स कौन कौन से? 2 बड़े राइट्स दिए थे, 2 नहीं, आई थिंक 3 थे। मैंने यहाँ तीसरा लिखा है क्या? 2 शायद इसी में मिक्स हो गया होगा। पहला राइट क्या था? राइट टू वोट, ठीक है, सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21, यानी कि 21 साल से ऊपर के सभी पुरुष, मतलब कि हमारे आदमी को वोटिंग राइट मिल गया। फीमेल को अभी भी नहीं मिला था। राइट टू वर्क, सबको काम मिलेगा, इसकी गारंटी दी गई और लोगों को नौकरी देने के लिए नेशनल वर्कशॉप सेटअप किया गया। है ना सिंपल, कोई दिक्कत? तो 1848 की कहानी बस इतनी ही थी, राइट। अब हम लोग आते हैं 1845, द सिलेशियन वीवर रिवॉल्ट 1845। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और एक बहुत ही इमोशनल और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट पढ़ते हैं जो 1845 में हुआ था। सिलेशिया के जो वीवर्स का रिवॉल्ट था, ये इंसिडेंट्स हमें एक जर्नलिस्ट विल्हेम वुल्फ ने बताया था। एक गांव था, यहाँ पे आते हैं हम, एक गांव था जहाँ लगभग 18,000 लोग रहते थे और सबका मेन काम था कॉटन वीविंग, कपड़े बुनना, राइट। वहाँ के लोग बहुत गरीब थे। इस गरीबी का जो फ़ायदा उठाया वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, वीवर्स को रॉ मटेरियल दिया और कपड़े बनवाया। लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो उन्होंने पेमेंट बहुत ज़्यादा कट कर दी थी। वीवर्स बेचारे जो बिल्कुल भूखे मर रहे थे। फिर क्या हुआ, 4 जून को दोपहर के 2 बजे सारे वीवर्स का सब्र टूट गया था। वो सब एक साथ झुंड बनाकर अपने कॉन्ट्रैक्टर के महल, मतलब कह लो कि मेंशन में गए, ठीक है, की तरफ गए और वो बस इतना मांग रहे थे कि उनकी मजदूरी का जो क्या है पैसा है, जो उनका जो कह लो कि सैलरी है या पेमेंट है, वो उनको दे। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें इज़्ज़त देने के बजाय क्या किया, ना इज़्ज़त दी ना में पेमेंट दिया, मजाक उड़ाया और धमकी दे के भगा दिया। इसे वीवर्स का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो घर के अंदर घुस गए। उन्होंने क्या किया, एक्सपेंसिव जो क्या कहते हैं विंडो पैनल्स थे, फर्नीचर्स थे, कोस्टल पोर्सिल्स थे, ठीक है, जिसे कहते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन, तोड़ दिए। एक ग्रुप तो कह लो कि स्टोर हाउस में घुस गया और कपड़ों के थान फाड़ दिए। भैया ये सब हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर अपनी जान बचाकर पड़ोस के गांव में भागा और पड़ोसी गांव वालों ने भी उसे भगा दिया वहाँ से। आखिर में 24 घंटे बाद आर्मी लेकर लौटा और बच्चों इसी बुराई और टकराव का जो अंजाम बहुत दर्दनाक था। 11 वीवर्स को गोली मार दी गई। ये जो दिखाता है कि उस दौर में हार्डशिप किस लेवल पर थी। अब समझ में आया? ये एक पूरी की पूरी कहानी की तरह है
ठीक है, इसको कहानी की तरह पढ़ो। मैंने जो तुम्हें नोट्स दिए हैं बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, इसको अच्छे से पढ़ो सारे नोट्स। ठीक है, ये नोट्स मदद करेंगे आपके क्या कहते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम इस टॉपिक के आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। एनसीईआरटी के बॉक्स में जो आप देखोगे कोने में राइट साइड में एक बॉक्स होगा, उसमें लिखा है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड पॉपुलर ट्रेडिशन इन नेशनल आइडेंटिटी। तो बच्चों, देश के सिर्फ लड़ाई से नहीं बनता, देश अपनी भाषा और संस्कृति से भी बनता है। और इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है द ग्रिम ब्रदर्स। इनका नाम आपने सुना होगा ग्रिम फेरी टेल्स में। मैंने तो नहीं सुना, तुम लोग ने सुना हो तो ठीक है। तो जो जाकोब और कह लो कि विल्हेल्म ग्रिम हैं, ये दोनों जो ब्रदर हैं जर्मनी के हानाउ शहर में 1785 से लेकर 1786 में पैदा हुए थे। दोनों ने लॉ पढ़ा, लेकिन उनका असली इंटरेस्ट किस में था? फोल्क टेल्स में। ठीक है, उन्होंने 6 साल तक गांव-गांव में घूमकर लोगों से बात की और वो पुरानी कहानियाँ जो सदियों से चलती आ रही हैं 1813 में या 1820 में उन्हें अपनी पहली बुक पब्लिश की। अब आप सोचोगे एक टीचर, एक लॉयर कहानियाँ क्यों कलेक्ट करता होगा? ये मैं भी सोचती हूँ। आओ तुमको भी बताते हैं क्यों। एक्चुअली में क्या था, उस समय जर्मनी पर फ्रेंच डोमिनेशन का था। ग्रिम ब्रदर्स को लगा कि फ्रेंच कल्चर जर्मन कल्चर के लिए एक कह लो कि खतरा है। उनका मानना था कि जो फोल्क टेल्स उन्होंने कलेक्ट किए हैं वो पूरे जर्मन स्पिरिट को कह लो दर्शाते हैं। उन्होंने फोल्क टेल्स कलेक्ट करने और जर्मन लैंग्वेज को डेवलप करने को एक हथियार, एक वेपन बनाया, ताकि वो फ्रेंच डोमिनेशन का विरोध कर सकें और लोगों के अंदर एक जर्मन नेशनल आइडेंटिटी जगा सकें। ठीक है, उन्होंने जर्मन लैंग्वेज को क्या किया, एक 33 वॉल्यूम की डिक्शनरी भी लिखी थी जर्मन लैंग्वेज के ऊपर। ओके, तो बच्चों, भाषा और कहानियाँ क्या है ना, भाषा और कहानियाँ भी देश को एक करने का क्या है बहुत बड़ा ज़रिया होती हैं। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, तो जो आपको स्क्रीन में ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जो क्वेश्चंस दिख रहा है ना आपको, वाई आर 1830 कॉल्ड द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द 1848 रिवॉल्ट इन पेरिस। ये सब जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, प्लीज़ ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों। ठीक है, सो ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 मार्क्स में ज़रूर आएगा। ठीक है, कॉजेज़ क्या है सब लिखना। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। मैं रात में बना रही हूँ इसलिए गुड नाइट बोल रही हूँ। तुम लोग सुबह देखोगे तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में देखोगे तो गुड आफ्टरनून। ओके, सो कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, टाटा, गुड बाय।